नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हमारे यहाँ तो खैर टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी 2 दिन से, और हमारे जो पेड मेंबर्स हैं उनको वीडियो लेक्चर नहीं मिल पाया था। कल सुबह से फिर लगातार सारी कक्षाएँ चलेंगी। यदि आप भी नए हैं और हमारे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। कई लोगों का कहना था, बार बार फ़ोन आ रहा था, मैसेज भी आ रहे थे कि सर थर्ड जेंडर जो असिस्टेंट प्रोफेसर में है उसे ज़रूर करा दीजिए, उस पर चाहे 5 ही मिनट का लेक्चर दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए। तो इसी कारण आज हम थर्ड जेंडर पर आप लोगों को ये वीडियो दे रहे हैं। इस वीडियो को समझिए, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर में ज़रूर यह डाल दिया गया है, लेकिन कोई इतना ज़्यादा इससे प्रश्न या ऐसी कुछ बनने की संभावना नहीं है। पहले थर्ड जेंडर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि आप भी हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों नंबर लिखे हुए हैं, किसी भी एक नंबर पर आप फ़ोन या व्हाट्सएप करके हमारी फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड जेंडर, देखिए जब बात थर्ड जेंडर की आती है तो आप सभी लोग जानते हैं थर्ड जेंडर जो कि आपके समाज में है और उनके बारे में सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर यहाँ बात साहित्य में दिया गया है, साहित्य के पाठ्यक्रम में थर्ड जेंडर दिया गया, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक और इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। फिर उसके बाद थर्ड जेंडर की जो रचनाएं हैं उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पीडीएफ में इसकी पृष्ठभूमि शामिल नहीं की है, सिर्फ आपको गौर से सुनना है। देखिए, जब तक किसी चीज़ की पृष्ठभूमि को आप नहीं सुनेंगे, किसी चीज़ की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी रचना है आप रटते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। तो पहले आप पृष्ठभूमि को समझें, सुने गौर से, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हिंदी साहित्य में दिया गया तो हिंदी साहित्य में आपने देखा होगा, चाहे हम यूजीसी नेट की बात करें और चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, दोनों में जब वैचारिक पृष्ठभूमि की बात आती है तो वहाँ पर नारीवाद की बात की जाती है, यानी स्त्री विमर्श की बात की जाती है, आदिवासी और दलित विमर्श की बात की जाती है, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक विमर्श की भी बात की जाती है। लेकिन थर्ड जेंडर विमर्श को छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बार साहित्य में आप देखेंगे तो यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर में थर्ड जेंडर को भी स्थान दिया है अपने पाठ्यक्रम में। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर एक दृष्टि डालें हम साहित्य पर, तो चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों, अल्पसंख्यक समुदाय हों या नारीवादी दृष्टि से जो साहित्यिक विधाएँ हैं, इन साहित्यिक विधाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा गढ़ लिया गया है। लेकिन समकालीन हिंदी कहानियों और उपन्यासों का वर्गीकरण हम देखें तो इन्हीं सारे आधार पर किया जाता है कि कौन सा आदिवासी उपन्यास है, दलित उपन्यास है, अल्पसंख्यक समुदाय संबंधी उपन्यास है, नारी दृष्टिकोण संबंधी उपन्यास है, लेकिन थर्ड जेंडर को छोड़ दिया जाता था। इसी क्रम में भारतीय समाज में मौजूद एक विशेष वर्ग जो किन्नर समुदाय है, किन्नर समुदाय का जीवन भी वर्तमान परिदृश्य से हिंदी कथा साहित्य का प्रमुख अंग हो गया। अगर वर्तमान में देखें तो भारत में किन्नर समुदाय आज से नहीं, प्राचीन काल से ही अपना जीवन समाज के अन्य वर्गों के साथ चाहे जैसे बिता रहा है, जिस भी परिस्थिति में हो, लेकिन बिता रहा है। इस समुदाय के जीवन की विषमताओं और विसंगतियों की ओर जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे वर्ग है, उसका ध्यान साहित्य ने अपनी तरफ खींचा है। यह समुदाय साहित्य की मुख्य धारा में अपनी पहचान दर्ज कराने में पहले असमर्थ रहा, लेकिन बाद में आप देखेंगे तो बाद में धीरे धीरे इसे जोड़ा गया, इस क्षेत्र में आया। अगर हम धर्म की बात करें तो महाभारत कथा आप लोगों ने सुना होगा। कौन बताएगा कि महाभारत कथा में किन्नर का कहाँ जिक्र हुआ है? कोई बताएगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। महाभारत कथा में अर्जुन देवलोक में उर्वशी के श्राप से नपुंसक रूप धारण करने को अभिशप्त हो जाते हैं।
और अर्जुन की इस स्थिति का सदुपयोग पांडव अपने अज्ञातवास काल में करते हैं। पांडव अज्ञातवास काल में विराट महाराज के आश्रम में रहते हैं, जहां अर्जुन नृत्य कला के आचार्य बृहन्नला किन्नर का रूप धारण करके विराट राजा की सुपुत्री उत्तरा को नृत्य कला में पारंगत करते हैं। महाभारत में एक और भी प्रसंग है जहां पर महारथी भीष्म द्वारा तिरस्कृत राजकुमारी अंबा अपने अपमान का प्रतिकार लेने के लिए कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में, शिखंडी का नाम आपने सुना होगा, नपुंसक शिखंडी के रूप में भीष्म के सम्मुख प्रकट होकर उनके मृत्यु का कारण बनती है। तो इस तरीके से धर्मों में भी आप देखें तो इस समुदाय का चर्चा हुआ है। अब अगर हम अपने साहित्य में आते हैं, साहित्य में कहाँ कहाँ कौन कौन से साहित्य है जहाँ पर हम देखेंगे कि इनकी चर्चा हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। साहित्य में सबसे पहले देखते हैं, एक नाम आपको पता होगा, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। अभी आगे नाम यहाँ मिलेगा, चलिए अभी बात करेंगे। थर्ड जेंडर से संबंधित उपन्यास कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे थर्ड जेंडर से संबंधित उपन्यास है यमदीप। यमदीप उपन्यास नीरजा माधव। औरत हूँ उपन्यास अनुसुईया त्यागी। देखिए स्पष्ट नहीं आया होगा लेकिन फिर भी पढ़ने में आ रहा होगा। अगर नहीं पढ़ने में आ रहा है तो ज़रूर हमको मैसेज कर दीजिएगा, वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। मैंने पहले ही बताया था टेक्निकल समस्या कुछ आ गई है 2 दिन से, इसलिए ऐसा PDF दिख रहा होगा आपको, लेकिन पढ़ने में आ रहा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। प्रति संसार मनोज रूपड़ा का है। किन्नर कथा महेंद्र भीष्म का है। तीसरी ताली प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। गुलाम मंडी निर्मला भुराड़िया का है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा चित्रा मुदगल का है। जिंदगी 50-50 भगवंत अनमोल का है। दरमियाना सुभाष नीरो का है। इसके अलावा विंदा महाराज कहानी शिव प्रसाद सिंह का है। खलीक अहमद बुआ कहानी राही मासूम रजा का है। बीच के लोग कहानी सलाम बिन रजाक का है। संज्ञा कहानी किरण सिंह की कहानी है। हिजड़ा कहानी कादम्बरी मेहरा का है। इज्जत के रहबर कहानी पदम शर्मा का है। संकल्प कहानी विजेंद्र प्रताप सिंह का है। अभी और कितने नरक बलजीत सैनी का है, ध्यान रखिएगा। पन्नाबा गरिमा संजय दुबे का है। मैं हूँ किन्नर नीरजा मेहता का है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जितनी भी रचनाएं दी गई हैं, यहाँ पर दी गई हैं, इन सारी रचनाओं में चाहे वो उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो, सब में किन्नर समाज को दिखाया गया है। किन्नर समाज का वह वर्ग है जो शारीरिक रूप या यौनिक अंगों के विशेष संदर्भ में अपूर्ण माना जाता है। किन्नर की बाह्य देह या उसके अंतःकरण के भावों से तालमेल नहीं होता, अर्थात पुरुष देह में स्त्रियोचित गुण होते हैं या स्त्री के देह में पुरुषोचित या पुरुष देह की मांसलता होती है। यहाँ पर जो उपन्यास हैं, इन उपन्यासों पर अगर हम नज़र डालें तो इन उपन्यासों में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इन उपन्यासों में ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। प्रदीप सौरभ का जो उपन्यास है तीसरी ताली, यहाँ पर देख रहे होंगे, तीसरी ताली उपन्यास। इस उपन्यास की पात्र मणि हैं। मणि के साथ स्कूल में एक अप्रिय घटना घटती है जो उसके जीवन को बदल कर रख देती है। एक दिन स्कूल में कुछ बदमाश लड़के उसे नंगा कर उसके गुप्तांगों को देखकर हिजड़ा हिजड़ा चिल्लाने लगते हैं और इस अपमानजनित व्यवहार से प्रताड़ित होकर मणि स्कूल छोड़ने के लिए विवश हो जाती है। और इसी तरह का प्रसंग अगर हम देखें तो जो निर्मला भुराड़िया का है गुलाम मंडी में भी कुछ इसी तरीके का चित्रण है कि छात्र का लिंग पहचानने के लिए उसकी चड्डी उतरवाई जाती है और फिर उसे जूतों से मारकर स्कूल से निष्कासित किया जाता है। तो इस तरह इस वर्ग को सभी क्षेत्रों में हे दृष्टि से देखा जाता है। आर्थिक क्षेत्र भी इस दृष्टि से अपवाद नहीं है। आर्थिक क्षेत्र में इस वर्ग के जुड़े व्यक्ति का कार्यरत होना असंभव बना दिया गया है।
इस वर्ग को लेकर परिवार और समाज के मध्य मौजूद द्वंद्व को लेखकों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। यहां पर नीरजा माधव ने जो यमदीप लिखा है, नीरजा माधव ने जो यमदीप लिखा है उसमें आर्थिक द्वंद्व को पूरी संवेदना के साथ उभारा गया है। नाज बीबी नामक बालिका को उसका हिजड़ा होने से जब सच नहीं छिपाया जा सकता, तब उसके माता पिता को उसके महताब गुरु नामक एक किन्नर समुदाय के मुखिया को असहाय स्थिति में सौंप देना पड़ता है और इसके अतिरिक्त उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। महताब गुरु के अनुसार उस बालिका के माता पिता उस बस्ती में नहीं रह सकते थे और अपनी बेटी को अपने साथ नहीं रख सकते थे और अपने को हिजड़ी के बाप कहलाने के अपमान के साथ नहीं जीवन बिता सकते थे। इसीलिए इसे किन्नरों को दे देने के सिवाय उनके पास कोई रास्ता नहीं था। महेंद्र भीष्म ने जो किन्नर कथा लिखा है, किन्नर कथा में भी लगभग सारी वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा महेंद्र भीष्म ने एक कहानी भी लिखी है। महेंद्र भीष्म ने एक कहानी भी लिखी है, अभी मैं दिखा रहा हूं आपको। मैं पायल उपन्यास है। मैं पायल उपन्यास भी महेंद्र भीष्म ने लिखा है। आत्मकथात्मक शैली में ये उपन्यास है। अगर आप लिखना चाहें, आपके पास कॉपी पेन हो तो आप जरूर लिख लें। आत्मकथात्मक उपन्यास मैं पायल, आत्मकथात्मक उपन्यास मैं पायल महेंद्र भीष्म ने लिखा है। यह उपन्यास लखनऊ के किन्नर गुरु पायल सिंह के जीवन संघर्ष पर आधारित है। मैं पायल उपन्यास में देह व्यापार के दो पक्षों को चित्रित किया गया है। पहला, अनवर नामक पात्र की मां का देह व्यापार में संलिप्त होना और दूसरा, हिजड़ों का देह व्यापार में शामिल हो जाना। तो दोनों समूहों की देह व्यापार में संलिप्तता का मूल कारण क्या है? मूल कारण है गरीबी। और उसकी एक पंक्ति है, आप देखें कितनी ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। मैं पायल हूँ उपन्यास की ये पंक्ति है, आप पढ़ेंगे इससे सारी चीज़ें, यह सारा यथार्थ आपके सामने आ जाएगा कि समाज में क्या है। ये पंक्ति है मैं पायल की। अधूरी देह क्यों मुझको बनाया, बता ईश्वर तुझे ये क्या सुहाया। किसी का प्यार हूँ ना वास्ता हूँ, ना तो मंजिल हूँ ना रास्ता हूँ, कि अनुभव पूर्णता का हो न पाया। अजब खेल ये रह रहे धूप छाया। तो यह पंक्तियाँ मैं पायल उपन्यास की हैं। मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी आत्मकथा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का है। जिस लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की मैं अभी बात कर रहा था, उन्होंने यह पंक्तियाँ लिखी हैं, ये आत्मकथा लिखी है मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी। बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कथा की बात करेंगे, आत्मकथा की बात करेंगे, पुरुष तन में फंसा मेरा नारी मन। देखिए यहाँ पर जितनी रचनाएं मैं आपको दे रहा हूँ, ये थर्ड जेंडर में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में है, उसमें पूछा जा सकता है कि रचनाएं किसकी हैं। पुरुष तन में फंसा मेरा नारी मन आत्मकथा मानवी बंदोपाध्याय का है। इसमें सोमनाथ ऐसा पुरुष है जिसका जन्म तो एक पुरुष के रूप में हुआ है, लेकिन उसका मन, उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं स्त्री जैसी हैं। पुरुष तन में फंसा मेरा नारी मन को अगर हम देखा जाए तो इसकी जो भूमिका है, उसकी भूमिका में मानवी बंदोपाध्याय ने लिखा कि उन सबके नाम, गौर से सुनिएगा, मानवी बंदोपाध्याय ने पुरुष तन में फंसा मेरा मन की भूमिका में लिखा कि उन सबके नाम जिन्होंने मुझे अपमानित किया और अवमानों कहकर जीवन के हाशिए पर धकेल दिया, उन्हीं के कारण मुझे लड़ने की ताकत मिली और मैं जीवन में आगे बढ़ पाई। आशा करती हूँ कि पुस्तक मुझ जैसों के लिए प्रेरणात्मक सिद्ध होगी।
और वहीं भी जीवन में सफल हो पाएंगे। तो लिंग परिवर्तन की सर्जरी के बाद कानूनी तौर पर इसका जो पात्र है सोमनाथ, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की, आपको बताया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने सोमनाथ के बारे में आपको बताया कि लिंग परिवर्तन की सर्जरी के बाद कानूनी तौर पर जो ये सोमनाथ है इसमें पात्र, सोमनाथ ने अपना नाम बदल लिया। इस संदर्भ में वो लिखती हैं कि क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी देह और आत्मा एक स्त्री की हो गई थी, तो मेरे नाम से भी वही झलकना चाहिए। सोमनाथ भगवान शिव का एक नाम है, वह एक पुरुष थे और मैं अपने लिए आदर व सम्मान की इस तलाश में उनके नाम का अपमान नहीं करना चाहती थी। तो मैंने मानवी नाम इसलिए चुना क्योंकि इसका अर्थ है सर्वोत्कृष्ट मादा प्रकृति, सर्वोत्कृष्ट मादा। मानवी का मतलब होगा सर्वोत्कृष्ट मादा, सर्वोत्कृष्ट मादा। तो सोमनाथ ने अपना नाम बदला और क्या लिखा? मानवी। और वही मानवी बंदोपाध्याय हैं जिन्होंने ये आत्मकथा लिखी कि पुरुष तन में फंसा मेरा नारी मन। तो इसमें जो सोमनाथ है वही मानवी है। सोमनाथ ने कहा कि अपना नाम मैंने बदलकर मानवी इसलिए रखा कि सोमनाथ शिव का नाम है और मैं किसी भगवान का नाम बिगाड़ना नहीं चाहती, उसका अपमान नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने नाम रखा मानवी। और मानवी होगा सर्वोत्कृष्ट मादा, यानी प्रकृति जैसा उसे बनाया है उसी तरीके से रहना चाहती है। मैंने अपना नाम सोमनाथ से बदलकर मानवी रखा और यह काम कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने किया गया। इसके बाद मैंने शेष अखबारों में अपना नाम और लिंग बदलने के बारे में सूचित किया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस उपन्यास में बताया गया। तो मानवी बंदोपाध्याय का आत्मकथात्मक जो वक्तव्य है, जो आत्मकथा के प्रारंभ में प्रस्तुत उन्होंने किया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि और कौन कौन सी रचनाएं हैं। कहानियाँ हमारी बातें, ए रेवती ने लिखा, जो किन्नर समाज पर लिखा गया एक ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं एक किन्नर की जुबानी हमारे समक्ष पहुंचाता है। डॉक्टर एम फिरोज खान द्वारा संपादित पुस्तक थर्ड जेंडर आत्मकथा और जीवन संघर्ष की ये पंक्तियाँ देखिए कि हिजड़ों की ना आवाज़ है, ना नाम, ना परिवार, ना इतिहास, ना प्यार, ना सोच, ना खुशी, ना गम, ना हक, ना व्यक्तित्व। हिजड़े अदृश्य हैं, न केवल हमारे मुख्य धारा के समाज में बल्कि समाज के मन मस्तिष्क के भीतर भी। उसके अलावा और भी रचनाएं जो थर्ड जेंडर पर आधारित रचनाएं हैं, जैसे एक शाम भर की बातें। एक शाम भर की बातें कहानी दिव्या माथुर का है। जाने मन इधर नाटक मछेंद्र मोरे का है। किन्नर गाथा नाटक सुरेश मेहता का है। पंख वाली नाव उपन्यास पंकज विष्ट का है। तो इस तरीके से ये रचनाएं आप देख रहे हैं जो थर्ड जेंडर पर आधारित हैं। ध्यान रखना, जितनी ये रचनाएं हैं हमारे साहित्य में थर्ड जेंडर पर आधारित, उनसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और इसीलिए पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। पीडीएफ, मैं फिर कह रहा हूँ, पीडीएफ हो सकता है स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो। अगर पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ। थर्ड जेंडर हिंदी साहित्य, हिंदी कहानियाँ, जिसके संपादक एम फिरोज खान है, उसमें 18 कहानियाँ हैं। वो 18 कहानियाँ कौन कौन सी हैं, जिनमें मैंने अभी आपको कुछ नाम बताए हैं। उसके अलावा यानी उसमें आप देखेंगे तो जो बिंदा महाराज कहानी है शिव प्रसाद सिंह का, या खलीक अहमद बुआ कहानी है राही मासूम रजा का, बीच के लोग कहानी है सलाम बिन रजाक का, संझा कहानी है जो किरण सिंह का, हिजड़ा कहानी है कादम्बरी मेहरा का, इज्जत के रहबर कहानी है पद्मा शर्मा का, और उसके अलावा त्रासदी महेंद्र भीष्म का, रतियावान की चेली ललित शर्मा का, नेग लवलेश दत्त का, पन्नाबा गरिमा संजय दुबे का, हिजड़ा श्री कृष्ण सैनी का, संकल्प विजेंद्र प्रसाद सिंह का, खुश रहो क्लिनिक चांद दीपिका का, किन्नर पूनम पाठक का, गलती जो माफ़ नहीं पारस दासोद का। तो ये सारी रचनाएं
थर्ड जेंडर हिंदी कहानियाँ, जिसके संपादक एम फिरोज खान हैं, उसमें संकलित हैं। उसके आगे तो ये सारी कहानियाँ आप देख रहे हैं कि इसमें संकलित हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन सी कहानियाँ यहाँ पर संकलित हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, या कौन कौन सी इसमें रचनाएं हैं। मैंने रचनाओं का नाम भी आप लोगों को बताया। इन सारी रचनाओं को ध्यान रखना। बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, अभी इन तक इस PDF को हम पहुंचा देंगे, ताकि इसमें जो भी चीज़ें हैं, इनसे जो भी प्रश्न बनने की संभावना है, जो रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंच सकें। तो मुझे लगता है कि इस 20 मिनट में आपको थर्ड जेंडर की सभी रचनाएं मिल गई होंगी। आपने लिख भी लिया होगा, और जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, उन तक ये PDF अभी पहुंच जाएगा। बाकी आप लोग लिख लीजिएगा। इस टॉपिक से आपको क्या सीख मिली, कितनी चीज़ें आपको मिली जो शायद आपको एक जगह ना मिल पाती, वो एक जगह मैंने उपलब्ध करा दिया। बाकी जैसा भी रिस्पांस है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल सुबह 10 बजे अपने पेड मेंबर्स के साथ हम लोग 10 अप्रैल को, कल 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल को पेड मेंबर्स के साथ हम लोग मिलेंगे, जिसमें कविता पाठ्यक्रम जो चल रहा है, कविता में हम लोग बात करेंगे किसी एक कवि की व्याख्या। बाकी मैंने कल पृथ्वीराज रासो का कराया है, उससे पहले मैंने पीताम्बर दत्त वर्तवाल का गोरखबानी की व्याख्या कराया है। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। समय दिया आप लोगों ने, अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।